नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा एवीएस का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इससे पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं, तो थर्ड टॉपिक आज हम करने वाले हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। बड़ा टॉपिक है, लगभग 2 पार्ट लग सकते हैं इसमें। जिस बच्चे ने ईवीएस के नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। पेड रहेंगे भाई, ये नहीं कि फ्री। बाकी करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इकोलॉजी और इकोसिस्टम में। अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं, सरल भाषा में आपको बताना चाहूं कि भाई इकोलॉजी क्या होता है। देखिए भाई, जितने भी हमारे समस्त जीव हैं और साथ में बौद्धिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिक कहलाता है। ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र, इसके अंतर्गत क्या है, इसकी रचना ये बोल सकता हूँ जैविक और अजैविक संगठकों से होती है। तो इसमें मैंने क्या बोला कि समस्त जीव प्लस में पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त जीवों, हालांकि डेफिनेशन तो आपसे नहीं पूछेगा, प्लस बौद्धिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध या फिर संबंधों के अध्ययन को। ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र किसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत मैं बोलना चाहूँ जैविक प्लस अजैविक संगठकों। ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन अब आएगा। सबसे पहली बात, इकोलॉजी वर्ड पारिस्थितिक, इसको पहले क्या बोला जाता था, ओइकोलॉजी बोला जाता था। ठीक है। और सबसे पहले इस वर्ड को देने वाले कौन थे, काफ़ी बार पेपर में पूछता है ये किस, देखो ग्रीक वर्ड है। पहली बात तो ये कौन किस चीज़ का है, ग्रीक वर्ड है, और 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस प्लस लोगस। ठीक है। ओइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस प्लस लोगस। और किस प्रकार का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ओइकस का मतलब क्या है, रहने का स्थान, और लोगोस का मतलब आपको पता है, अध्ययन। ठीक है, समझ गए। और इसी वर्ड को किसने दिया था, सबसे पहले हैक्कल के द्वारा दिया गया था। काफ़ी बार पेपर के अंतर्गत पूछता है, कब दिया गया था, 1869 में अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा इस वर्ड को क्या है, दिया गया था। ठीक है। और इसी वर्ड को आगे चलकर क्या बोला, इकोलॉजी बोला। समझ गए। इसी को, किसको, ओइकोलॉजी को आगे चलकर हमने क्या बोला, इकोलॉजी, जिसको हम बोल देते हैं पारिस्थितिक। ठीक है। अब बात करते हैं हम इकोसिस्टम की, पारिस्थितिक तंत्र की। इसको 1935 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर के अंतर्गत दोनों ऑप्शन मिलेंगे, हैक्कल भी मिलेगा और टांसले भी मिलेगा। तो आपको एक सिंपल सी बात समझनी है, खाली पारिस्थितिक का मतलब क्या है, हैक्कल के द्वारा, और पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है, टांसले के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही बन जाता है, समझ में आया। अब जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। किसको, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम और पर्यावरण के जो भाग है ना, वो सेम है, क्योंकि ये जैविक घटक और अजैविक 2 घटकों में इसको बांट दिया। किस किस में, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब क्या है, एक प्रकार से सजीव, और अजैविक का मतलब क्या है, एक प्रकार से निर्जीव। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बताया मैंने, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक सजीव और एक निर्जीव। पर्यावरण के भी सेम घटक हैं, सजीव और निर्जीव, जैविक और अजैविक।
तो इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, पहले जैविक पढ़ेंगे फिर अजैविक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं, किसकी, जैविक घटक की। ये किसके भाग हैं, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, ठीक है, इसके ये भाग है। तो उसके दो भाग बताए मैंने, जैविक घटक और अजैविक। सबसे पहले बात करते हैं जैविक घटक। जैविक घटक मैंने बता दिया, इसके अंतर्गत कौन शामिल होते हैं, सजीव शामिल होते हैं। सजीव के अंतर्गत कहने का मतलब क्या है, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, उत्पादक हो गए, उपभोक्ता, ये इस प्रकार से देखिए इसके अंतर्गत कौन शामिल है, सजीव शामिल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पौधे, जानवर, मनुष्य, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सजीव के अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर, ठीक है। अब सजीव को 3 भागों में बांटा हुआ है, सॉरी जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगले पेज पे करें, जैविक घटक, जैविक, इसको कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, 3 भागों में, ठीक है। पहला भाग क्या है, उत्पादक, दूसरा भाग क्या है, उपभोक्ता, और तीसरा भाग क्या है, अपघटक। क्लियर भाई, पहला मैंने क्या बताया, उत्पादक, दूसरा क्या बताया मैंने, उपभोक्ता, तीसरा मैंने क्या बताया, अपघटक। अब उत्पादक क्या होते हैं, जो स्वयंपोषी होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी से मतलब क्या समझते हो आप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। जैसे कि हरे पौधे हो गए, हरे पौधे, शैवाल, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, ये सभी क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। इसी प्रकार उपभोक्ता, उपभोक्ता को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है, उपभोक्ता को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, या लगभग मैं ये भी बोल सकता हूँ 4 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। चल 3 भागों में 4 भी लिख देते हैं। पहला लिख देते हैं हम प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा लिख देते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा लिख देते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब देखो प्राथमिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से आएंगे। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए उपभोक्ता होते कौन हैं, जो स्वपोषी नहीं होते हैं, जो स्वपोषी नहीं होते हैं। स्वपोषी नहीं होते का मतलब क्या है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो उपभोक्ता कहलाएंगे। और इनको अलग अलग क्या है, डिवाइड किया गया है, उसको हमने पढ़ा 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जो वे पौधे, या फिर ये बोलना चाहूँ मैं, जो शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से किस पर होते हैं, जो पौधों पर सेवन करते हैं। तो प्राथमिक के अंतर्गत क्या आएंगे, शाकाहारी। क्या मैंने बताया, शाकाहारी। कहने का मतलब क्या है, शाकाहारी का कहने का मतलब क्या है, जो किस पर डिपेंड करते हैं, जो पौधों का सेवन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे,
क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। जैसे कि खरगोश हो गया, जैसे कि गाय हो गई, ठीक है, जैसे गाय हो गई, जैसे खरगोश हो गया, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। वे प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गए, जो शाकाहारी होते हैं। गाय, खरगोश और कोई भी जो भी शाकाहारी होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या है, आ जाएगा। अब बात आती है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो डिपेंड होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो डिपेंड होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता पर, या प्राथमिक वाले जो कैटेगरी के हैं उन पर क्या है, ये डिपेंड होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक। तो प्राथमिक डिपेंड होते हैं कहने का मतलब क्या है, जो खरगोश को भी खा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे कि हम बोल सकते हैं भाई भेड़िया आ गया, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और इनको मैं बोल सकता हूँ मांसाहारी, मांसाहारी। तो जो भी मांसाहारी होंगे वो एग्जाम्पल आप उठा सकते हो, ठीक है। ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया, क्लियर यहाँ तक। फिर आता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या करेगा, ये दोनों का सेवन कर सकता है। दोनों का कहने का मतलब क्या है, द्वितीयक भी और प्राथमिक भी, इन दोनों का कर सकता है। तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी। समझ में, ऐसे जीव जो पौधे और जानवर दोनों का सेवन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं हम सर्वाहारी। ऐसे जीव जो पौधे प्लस जानवर दोनों का सेवन करते हैं, दोनों का सेवन। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य आपको शाकाहारी भी मिल जाएंगे और मांसाहारी भी मिल जाएंगे और दोनों भी खाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वे हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया भाई। उत्पादक जो स्वयं पोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, समझ में आया, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। उपभोक्ता जो स्वयं पोषी नहीं है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पहला प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, जो पहले पे डिपेंड रहते हैं, उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं, पौधों पर डिपेंड रहते हैं, वो शाकाहारी हो जाएंगे। फिर आया द्वितीयक जो कि मांसाहारी, जो प्राथमिक वालों को खा लेंगे, ठीक है। फिर तृतीयक जो पहले को भी डिपेंड रहता है, द्वितीय पे भी, दोनों का सेवन करने वाले वो तृतीयक हो जाएंगे, जिसको हमने बोला सर्वाहारी बोला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सभी चीज़ें देख ली। अब नेक्स्ट हमारा बचता है अपघटक। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचा, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अपघटक। अपघटक वे होते हैं जो मरे हुए को खाते हैं, सड़ा हुआ गला जो मृत हो जाते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं मृत पोषित। अपघटक को क्या बोलते हैं हम, मृत पोषित, मृत पोषित। समझ में आया, क्लियर। जो पौधे और पशु के जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटित करके ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको अपघटक बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, अपघटक के ही द्वारा उत्पादकों का पुनः उपयोग किया जाता है, समझ गए, क्योंकि वो मर गए, उनको कुछ खाया, फिर वो पुनः चक्रण होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है केचुआ। और कुछ मिट्टी के भी जीव हैं जो कि सूत्रकृमि हो गया या फिर ऑर्थोपोड हो गया, ये सभी इसके उदाहरण हैं या इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। समझ में आया, जो जिसको मैंने क्या बोल दिया, मृत पोषित बोल दिया, जिनको
जिनका क्या बोला मैंने, जो मर गए, सड़ गए, गल गए, उनको खाते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? इसका एक उदाहरण लिख देता हूं मैं, क्या, केचुआ। ठीक है, सूत्रकृमि। ठीक है, आर्थ्रोपोड। डेफिनेशन जो मैंने बताई वो आप लिख लियो। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से हमने जैविक के जितने घटक थे उन सभी के बारे में हमने क्या है, पढ़ने की कोशिश करी। अब पढ़ते हैं अजैविक के घटक। नेक्स्ट देखते हैं अजैविक। अजैविक, इसके बारे में बताया मैंने, कौन होते हैं अजैविक? कौन होते हैं? जो अकार्बनिक या निर्जीव होते हैं वो क्या कहलाएंगे, अजैविक कहलाएंगे। जैसे कि अकार्बनिक, कार्बनिक और निर्जीव, जिसमें सांस नहीं होता। ठीक है, ये क्या हो गए, अजैविक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण बताना चाहूँ, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जैसे मिट्टी हो गई, ठीक है, पानी हो गया, हवा हो गई, ठीक है, या प्रकाश ऊर्जा हो गई। ये सब क्या है, अजैविक के क्या है, घटक है। ठीक है, इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिटेल्स भी पढ़ेंगे, और फिर आगे चल के जो मुझे लगेगा कि ये टॉपिक मैं आगे चल के डिटेल में करवाऊंगा तो उसको फिर आगे नेक्स्ट पूरा टॉपिक में भी करेंगे। देखिए, अजैविक के अंतर्गत अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे बड़ी संख्या में इसके अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर और भी रसायन क्या है इसके अंतर्गत शामिल हमको मिलते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, जंगल में आग लगना हो गया, जलवायु हो गया, मौसम हो गया। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होती हैं, इसी के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बौद्धिक प्रक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान जाओगे जितनी भी बौद्धिक प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किसके अंतर्गत शामिल होंगी, वह अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल होंगी। जैसे कि मैंने क्या बताया, ज्वालामुखी, भूकंप, ठीक है, बाढ़, जितनी भी, या जलवायु, मौसम, तो जितनी भी बौद्धिक प्रक्रियाएं हैं वो सभी किसके अंतर्गत शामिल होंगी, वो हमारी किसके अंतर्गत शामिल होंगी, अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल होंगी। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर रसायन भी शामिल होते हैं, ये भी लिख सकता हूं, रसायन भी शामिल होते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से अजैविक के बारे में भी आपने क्या है, पता चल गया। तो थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड इसको हम देख लेते हैं अजैविक के बारे में। जैसे कि पहला मैंने बताया ऊर्जा। अब आप सभी को पता है ऊर्जा जो है वो जीवन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जीवन के रखरखाव के लिए क्या कहे, सूर्य की ऊर्जा आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊर्जा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। वर्षा, वर्षा भी जरूरी है पानी के बहाव के लिए। नंबर 3 तापमान। अब देखिए, तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि तापमान नहीं होगा तो जीवों का अस्तित्व क्या है, बहुत प्रभावित हो जाएगा। तो जीव तापमान और आर्द्रता की क्या है, कोई एक निश्चित सीमा ही सहन कर सकता है। जैसे कि तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो क्या आप सहन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, तापमान जो है इसकी हमको एक लिमिट तक ही क्या है, सहन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसकी एक लिमिट होती है, समझ गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऊर्जा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य से मिलने ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वर्षा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तापमान भी मैंने बताया। और नंबर 4 जैसे कि वायुमंडल,
हालांकि वायुमंडल का तो मैं आपका कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगा, पर थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ। देखो वायुमंडल क्या है, आपको पता है अपने आसपास का आवरण। इसके अंतर्गत बहुत सारी गैसें देखने को मिलती है हमारे को वायुमंडल में। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 21% हमको ऑक्सीजन, ठीक है, 78% हमको नाइट्रोजन, समझ गए। फिर मैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं या फिर कोई अन्य गैस की बात करूं, ठीक है, तो अन्य गैसें ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, समझ में आया। तो वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का एक टॉपिक आएगा, उसमें पूरी डिटेल से मैं आपको एक एक करवाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा हल्का बता रहा हूँ कि अजैविक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। वर्षा, ऊर्जा, तापमान, वायुमंडल, ये सभी किसके भाग हैं? ये अजैविक के भाग हैं। ये बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से इसके अंतर्गत क्या है, आते हैं, ठीक है, क्लियर भाई। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आगे चलें तो आपको पता चल गया, जैविक भी पता चल गया, अजैविक भी पता चल गया। अब अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई, आगे चलें। तो देखिए आगे आगे हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र। जो था हमारा पारिस्थितिक तंत्र, उसका एक भाग है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक किया गया है स्थलीय और दूसरा किया गया है जलीय। इम्पोर्टेंट इनमें कौन सा है? जलीय, पर आगे चल के बताएंगे। तो दो भागों में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दो में, स्थलीय और जलीय। स्थलीय का मतलब क्या होता है? जैसे जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है, जो भी स्थल का पार्ट हो जाएगा। और जलीय के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? खारा जल, समुद्र का जल, शुद्ध जल, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बताया पारिस्थितिक तंत्र का पहला प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हमने पढ़ा, उसको दो भागों में बांटा, स्थलीय और जलीय, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, टॉपिक पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे। स्थलीय और जलीय। तो जीवमंडल का जो स्थलीय भाग होता है ना, उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनना, जीवमंडल का जो ये स्थलीय भाग होता है ना, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको हम बोलते हैं जैव क्षेत्र। जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि जलवायु हो गया, वनस्पति हो गया, पशु जीवन हो गया, मिट्टी हो गया। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों के द्वारा बांटा गया है या अलग किया गया है। और कोई भी दो बायोम होंगे वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? जैव क्षेत्र। तो जैव क्षेत्र क्या होता है? स्थलीय भाग को विशेष क्षेत्र में बांटना या अलग अलग भागों में बांटना, उसके आधार पर, जैसे कि मिट्टी के आधार पर बांट दिया हमने, जैसे कि वनस्पति के आधार पर बांट दिया हमने, जैसे कि पशु जीवन के आधार पर बांट दिया, तो वो क्या कहलाता है? जैव क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? भाग आया समझ में? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा इसके अंतर्गत कौन से पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछता है। तो मैंने जैव क्षेत्र क्या बताया? जीवमंडल के स्थलीय भाग को विशाल क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। किस भाग को? स्थलीय भाग को। स्थलीय भाग को विशाल क्षेत्रों में विभाजित
ठीक है, किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैव क्षेत्र बोलते हैं। अलग अलग आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। तो वनस्पति के आधार पर, पशु जीवन के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, अलग अलग आधार पर इसको क्या है, बांटा जाता है, या हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखने का पार्ट और याद करने का पार्ट आ जाता है। यहाँ अब इस टॉपिक में समझाने का काम आ जाएगा। टुंड्रा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, टुंड्रा होते क्या है, वो हिस्सा जो बर्फीले ध्रुवों से सटा हुआ होता है, ठीक है, जो कि हम ये बोल सकते हैं इसके अंतर्गत अधिकतर जो हमारा उत्तरी अधिकांश क्षेत्र होता है ना, वो हिस्सा हमको यहाँ पर क्या है, देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें कई बार देखो, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इसके अंतर्गत कौन सी वनस्पति पाई जाती है, या वनस्पतियों में क्या क्या शामिल मिलता है। इसमें जानवर भी हमको देखने को मिलते हैं। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछता है, ये जानवर किसके अंतर्गत मिलते हैं, टुंड्रा के अंतर्गत। बारहसिंगा हो गया, जैसे कि बारहसिंगा, ठीक है। आर्कटिक लोमड़ी ध्रुवी भालू हो गया, आर्कटिक लोमड़ी ध्रुवी भालू, ठीक है। बर्फीला उल्लू हो गया, बर्फीला उल्लू। आगे चल के ना इनकी आगे डिटेल भी करवाऊंगा, टुंड्रा क्या होता है और क्या होता है। यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जानवर किसके अंतर्गत मिलता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पर करवा रहा हूँ, ना तो आगे चल के यहाँ से एक पूरा टॉपिक बनेगा इनका, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स भी बताई जाएगी। तो इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ, जहाँ से आपको काफ़ी बार जानवर देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ से ये जानवर किस के अंतर्गत पाया जाता है, या किस वनस्पति में या किस क्षेत्र के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि इसमें वनस्पतियों की बात करूँ तो मैं इसके अंतर्गत हमको मिलती हैं, लिचेन हो गया, काई हो गई और सेज हो गया, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत ही शामिल होती हैं। और कौन सा क्षेत्र बताया था मैंने, ये बर्फीले ध्रुवों से सटे हुए अधिकांश क्षेत्र, बर्फीले ध्रुवों से सटे हुए, ठीक है, समझा। तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले, बाई चांस आपसे दे दे बर्फीला उल्लू किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, टैगा के अंतर्गत देखने को मिलता है, टुंड्रा के अंतर्गत देखने को मिलता है, सवाना के अंतर्गत देखने को मिलता है, बताइए किसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जब आपने पढ़ रखा हुआ तभी तो, और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जब डिटेल्स में जाएगा ना तो क्वेश्चन देगा लगभग 2019 या 20 के अंतर्गत, एस्टेट के अंतर्गत भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट दिया हुआ था। तो अगर वो अच्छा पेपर बनाएगा तो क्वेश्चन देगा, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया, तो ये जानवर तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मेरा कुछ पार्ट नहीं रहेगा। नंबर 2 आता है टैगा। सबसे पहली बात तो टैगा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, जो उत्तरी यूरोप हो गया, एशिया हो गया, या फिर उत्तरी अमेरिका हो गया, वहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है। तो मैं लिख सकता हूँ उत्तरी यूरोप, ठीक है, और एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये वहाँ पर हमको देखने को मिला। अगर टुंड्रा की अपेक्षा करूँ तो यहाँ पर क्या है, उसकी तुलना में हमको कुछ मीडियम टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसको हम बोरियल जंगल के रूप में भी जानते हैं। किसको, इसको क्या बोला जाता है, बोरियल जंगल, बोरियल जंगल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से वन होते हैं, देखिए कौन सी वनस्पति होती है, सबसे अधिक पाए जाने वाली वनस्पति यहाँ पर हमको शंकुधारी सदाबहार होती है,
ठीक है, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर हमको चीड़ के फर ये इस प्रकार के हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर मैं वनस्पति की बात करूँगा तो कौन सी यहाँ पर देखने को मिलेगी? शंकुधारी सदाबहार, शंकुधारी ठीक है, समझ में आया? जैसे कि चीड़ या फिर ठीक है फर होते हैं। अगर मैं पक्षियों की जीवों की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर जीवों की बात करूं तो इसमें जीव कौन कौन से देखने में मिलते हैं? जो छोटे बीज खाने वाले होते हैं। ठीक है, छोटे बीज खाने वाले पक्षी, छोटे बीज खाने वाले पक्षी, ठीक है, बाज, फर वाले मांसाहारी, फर वाले मांसाहारी, ठीक है, छोटे मिंक, छोटे मिंक, ठीक है, एल्क, फ्यूमा, और सबसे इम्पोर्टेंट आता है साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, ये काफ़ी बार पूछ सकता है आपसे। वुल्वरीन और भेड़िया, ये सभी हमको टैगा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और टैगा को क्या बोला जाता है? बोरियल जंगल भी बोला जाता है। इसमें वनस्पति शंकुधारी सदाबहार पाई जाती है। उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र आता है या वहाँ पर ही हमको देखने को मिलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा? आपसे पेपर में पूछ सकता है साइबेरियन टाइगर किसके अंतर्गत पाया जाता है? तो टैगा के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्वेश्चन देगा। कई बार ये भी पूछ सकता है टैगा का कौन सा हिस्सा है? तो उत्तरी यूरोप, एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रकार से वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगर नहीं पूछे गए होते तो मैं ये पार्ट नहीं करवाता, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा याद करने वाला सेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगला आ गया समशीतोष्ण पर्णपाती वन, समशीतोष्ण जब बायोम का टॉपिक करवाऊंगा ना उसको डिटेल से करवाऊंगा, फिर और अच्छा बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। इतना आप अगले टॉपिक तक पहुँचोगे तो आप बड़ी आसानी से याद कर चुके होंगे। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य और दक्षिणी यूरोप हो गया, ठीक है। और टैगा कहाँ पर पाया था? उत्तरी यूरोप। और यहाँ पर क्या होगा? दक्षिणी यूरोप। मध्य और दक्षिणी यूरोप हो गया भाई, ठीक है। और पूर्व उत्तरी अमेरिका हो गया, पूर्व उत्तरी अमेरिका हो गया, पश्चिम चीन हो गया, ठीक है, पश्चिम चीन, जापान भी उधर का ही हिस्सा पड़ता है, और न्यूजीलैंड का भी हिस्सा इसी के अंतर्गत आ जाता है, कुछ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर देखने को मिलता है हमको, ठीक है। अगर मैं बात बताना चाहूँ, औसत टेम्परेचर इसमें रहता है, एवरेज टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है, पर वर्षा हमको भरपूर इसके अंतर्गत क्या है देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, इसको पृथ्वी का सबसे अधिक उत्पादन वाला कृषि क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इसमें एवरेज तो टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर रहता है, और अच्छी खासी, या फिर अच्छी खासी को हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रचुर मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। तो देखो टेम्परेचर भी ठीक है, वर्षा भी ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, जहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक है
तापमान भी सही है, वर्षा भी अच्छी है, तो वहाँ पर फसल भी ज़्यादा होगी। तो फसल भी ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूँ ये ऐसा हिस्सा है जिसमें पृथ्वी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी का सबसे अधिक उत्पादन वाला कृषि क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी अच्छा है, वर्षा भी अच्छी है, तो सिंपल सी बात है भाई कृषि तो अपने आप अच्छी होगी। तो इस प्रकार से पेपर के अंतर्गत पूछ सकता है, बताइए कौन सा ऐसा हिस्सा है या क्षेत्र है जहाँ पर सबसे अच्छी फसल होती है या कृषि होती है, या जहाँ पर अच्छा टेम्परेचर और अच्छी मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। तो समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है, समझ में आया, जो कि लगभग अपने यहाँ पर भी देखने को मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें वनस्पति के अंतर्गत, वनस्पति कौन कौन सी इसके अंतर्गत होती हैं। तो इसमें वनस्पति हमको देखने को मिलती है, जैसे बीच का हो गया, ओक का पेड़ हो गया, ओक की, बीच की, मेपल की और चेरी, ये इस प्रकार के वृक्ष हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं जानवर की बात करूं तो जानवर हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अपने जानवर कशेरुक के भी और अकशेरुक को भी, दोनों हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कशेरुक की और अकशेरुक की, तो दोनों प्रकार के हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पूरा हिस्सा इम्पोर्टेंट है भाई, समझ में आया, तो ये हमने लिख लिया। क्लियर। अगला आता है नंबर 4, नंबर 4 आता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये कहाँ पर पाया जाता है, लगभग जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हाई टेम्परेचर होगा और हाई वर्षा होगी। तो बोल सकता हूँ मैं इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर तापमान, उच्च तापमान और हाई वर्षा, हाई रेन, तो ये इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। अब मोस्ट पॉइंट आता है इसका, यहाँ पर लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत। देखिए पृथ्वी की जितनी भी सतह है उसका लगभग 7% और दुनिया के 40% पौधे और पशु इसी प्रजाति के अंतर्गत पाए जाते हैं। पृथ्वी का अप्रोक्स 7% और वर्ल्ड के 40%, क्या बताया मैंने, पौधे और पशु इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं, प्रजातियां यहीं पर हमको देखने को मिलती है। अगला पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है, चौड़े पत्तीदार वाले जो सदाबहार वृक्ष होते हैं ना, यहीं पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। कौन से, चौड़े पत्ती जिनके होते हैं, चौड़े पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष। आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछेगा चौड़े पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप डायरेक्ट बता देना उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। समझ में आया। और मैंने जानवर का बता ही दिया, इसके अंतर्गत दुनिया के सबसे ज़्यादा
प्रजातियां जानवरों की इसके अंतर्गत पाई जाती है और पौधों की पाई जाती है। समझ में आया? क्लियर? तो ये मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके भी बता दिए। नंबर 5 आता है सवाना। इसका तो डायरेक्ट यही पूछता है ये कहाँ पर पाया जाता है या ये क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप डायरेक्ट बताओगे सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सवाना सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ है? अफ्रीका के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ है? अफ्रीका के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो आग लगने वाली जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं जिसको तुरंत आग लग जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं वनस्पतियों में घास के साथ बिखरे हुए पेड़, बिखरे पेड़ और एकदम तुरंत, एकदम को क्या बोलते हैं? तुरंत आग लगने वाली झाड़ियाँ कहाँ पर देखने को मिलती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ हमको सवाना के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और अधिकतर हिस्सा कहाँ पर देखने को मिलता है? अफ्रीका के अंतर्गत ज़्यादातर हिस्सा देखने को मिलता है। यहाँ पर ना ज़्यादातर आपको मांसाहारी भी देखने को मिलेंगे। जानवरों की बात करूँ मैं, जानवर, तो मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी में जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, एक लकड़बग्गा हो गया, नेवला हो गया, जितने भी हो गए, तो ये सभी इसके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपको और भी अलग यहाँ पर देखने को मिलती हैं जियो में। मर्ग हो गया, भैंस हो गया, जेबरा हो गया, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, ये सभी भी यहीं पर देखने को मिलती हैं। जेबरा, हाथी, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो सवाना का डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं, तो कहाँ पर मिलती हैं? सवाना क्षेत्र में मिलती हैं। और इसका हिस्सा कहाँ पर फैला हुआ है? अधिकतर अफ्रीका के अंतर्गत इसका हिस्सा ज़्यादातर फैला हुआ है। ठीक है, सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है? सबसे अच्छा हिस्सा वही है जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर है और एवरेज वर्षा है और जिसमें फसल सबसे अच्छी होती है। वो कौन सा था? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, मैंने बताया था आपको। अब आता हमारा नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं घास का मैदान। घास का मैदान, घास का मैदान, तो इसके बारे में बताइए, किसी को पता हो तो। ये हिस्सा होता है लगभग हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया और यूक्रेन का हिस्सा हो गया। तो बोल सकता हूँ मैं उत्तरी अमेरिका और यूक्रेन। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, वर्षा कम होती है। कम वर्षा के साथ क्या हो जाएगा, इसमें समशीतोष्ण प्रकार की स्थिति रहेगी। ठीक है, और इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है वनस्पति क्या है, इसमें घास है, हावी रहती है या घास ज़्यादा होती है, तो घास हावी है इसमें वनस्पति में, इसके नाम से ही तो क्लियर है। अगर इसमें जीवों की बात करूं मैं, तो जीवों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वनस्पति के बारे में तो इसके नाम से ही क्लियर है, घास ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हो जहाँ पर यहाँ पर कम वर्षा है। ठीक है, और जीवों में बात करूँ तो जैसे कि मैं भेड़िए हो गए या फिर जो बड़े शाकाहारी हो गए या फिर घोंसले के शिकार करने वाले पक्षी हो गए, वो सभी यहाँ पर मिलेंगे। तो लिखना चाहूँ मैं बड़े शाकाहारी, और घोंसले के शिकार घोंसले के शिकार वाले पक्षी, या फिर और थोड़ा मैं डिटेल में लिखना चाहूँ तो बिसन, जैसे कि मर्ग, जैसे कि मवेशी, जैसे कि मूसक, जैसे कि कुत्ते,
जैसे कि भेड़िए, ये सभी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट आता है हमारा रेगिस्तान, नंबर 7, रेगिस्तान। ये कहाँ पर पाया जाता है, आप सभी को पता भी होगा। इसका हिस्सा महाद्वीपीय, जो कम आर्द्रता के साथ या जहाँ पर कम वर्षा होती हो, वो सभी इसमें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर रेगिस्तान में क्या होगा, दिन तो बहुत गर्म होगा और रातें ठंडी होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कम वर्षा, ठीक है, कम आर्द्रता, यहाँ पर लिख सकते हो आप, कम आर्द्रता, कम वर्षा। क्लियर। यहाँ पर रेगिस्तान में आपको पता होगा दिन बहुत गर्म होंगे, दिन बहुत गर्म और रातें ठंडी। ठीक है, अगर मैं वनस्पति की बात करूँ तो वनस्पति के अंतर्गत रेगिस्तान में कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसमें भी सूखी कटीली वनस्पति आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि सूखी कटीली। कटीली का मतलब जैसे कि आपको पता है, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, जैसे कि सेज बरस हो गया, सेज बरस हो गया, जैसे कि एक और नाम आता है यूफ्रोबियस। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अगर इसमें जीव जंतु की बात करूं तो जीव जंतु में क्या आ जाएगा, तो जीव जंतु में आ जाएगा जैसे कि सांप हो गए, स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, वे सभी कहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहीं भी तो देखने को मिलते हैं, और पक्षी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जीव क्षेत्र भी कर लिया। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा देखो, बोर हो गए होगे आप भी लिख लिख के, और थोड़ा देखिए, एक बार रिपीट करवा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। देखिए, जैव क्षेत्र क्या होता है, जो स्थलीय भाग होता है ना, उसको हमने अलग अलग भागों के आधार पर बांटा हुआ है, और उस बांटे हुए भाग को हम जैव क्षेत्र बोलते हैं। और उस बांटे हुए भाग को हमने क्या है, यहाँ पर 7 कैटेगरी में समझाने की कोशिश करी। पहला था टुंड्रा, जहाँ पर हमको इसका क्षेत्र कौन सा है, जो बर्फीले ध्रुव होते हैं ना, उससे सटा हुआ हमको इसका क्षेत्र मिलता है। इसके अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कई बार कि लिचेन काई वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, बारहसिंगा कहाँ पर पाया जाता है, लोमड़ी कहाँ पर पाई जाती है, ध्रुवी भालू कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आप बता सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फिर आता है टैगा। टैगा के बारे में मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है साइबेरियन टाइगर किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, टैगा के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है शंकुधारी सदाबहार कहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी टैगा के अंतर्गत देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा रहता है हमारा, क्या बताया मैंने इसके अंतर्गत, इसमें ना एवरेज तो टेम्परेचर रहेगा और एवरेज वर्षा रहेगी, और ये फसल के लिए अच्छा है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा कृषि होती है और पृथ्वी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने बताया समशीतोष्ण पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध या वर्षावन हाई टेम्परेचर हाई रेन रहेगा, पर इसकी एक खास बात है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे, आप सभी को पता है। आप यहाँ पर देख लो, अपने यहाँ हरियाणा में चमासा बोलते हैं, चमासे के अंतर्गत आप देखोगे बारिश ज़्यादा होगी तो सभी पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। उन पेड़ पौधों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे आपको कीट भी दिखाई देने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें है कि हाई वर्षा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया का लगभग 40% पशु और पौधे यहाँ पर इसी में देखने को मिलते हैं, और चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष भी आपको सदाबहार यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, वर्षावन मतलब कि ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र। ठीक है, सवाना, डायरेक्ट पूछता, सवाना का हिस्सा सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ, अफ्रीका। अफ्रीका का नाम आते ही आपके मन में आना चाहिए झाड़ियाँ।
जहाँ पर घास के साथ बिखरी हुई झाड़ियाँ, जहाँ पर तुरंत आग लग जाती है। और अफ्रीका में आप कई बार देखना, यूट्यूब पर भी आप डालते होगे, हम कई बार देखते नहीं अफ्रीका के जंगल, या फिर हम कई बार देखते हैं अफ्रीका का जू, उसमें आप देखते होंगे जो मांसाहारी जानवर है, शेर, चीते, ये बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देते होंगे। तो वो सभी जानवर इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं। घास का क्षेत्र इसके नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पर घास ज़्यादा पाया जाता है। और ये बाकी आप देख सकते हैं जो घास में रहने वाले जानवर हैं वो भी आप देख सकते हैं, शाकाहारी भी हो गए, कुछ पक्षी भी हो गए, सभी यहाँ पर। रेगिस्तान तो आपको पता है, जहाँ पर रेगिस्तान है उसमें दिन गर्म होगा, रात ठंडी होगी। वनस्पति, ये जो कटीली झाड़ियाँ होती है वो यहाँ पर मिलती है, जैसे कि क्रिकेट्स इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और जीव जंतु की बात करें, सरीसृप, कई बार आपने सुना होगा ना कि रेगिस्तान के अंदर जो सांप पाया जाता है वो अपने आप को क्या है मिट्टी में धकेल लेता है और दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। और वो लड़ गया तो एक बार आप क्या है बच नहीं पाओगे, तो सुना होगा आपने, ठीक है, कई बार वीडियो भी देखी होगी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक मैंने करवाने की कोशिश करी। एक बार अगर आप रिवाइज करोगे तो यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपकी गलत नहीं होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।